यूसीए के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, भगवान से प्रार्थना है कि इस कोविड-19 या कोरोना के वैश्विक संकट के मध्य आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूसीए प्लेटफॉर्म उदयपुर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर्स निदेशकों ने मिलकर आपके लिए इस वर्तमान संकट की घड़ी में, जब पिछले 5 महीने से सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, आपको पता होगा कि इस कोरोना का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी क्षेत्र के ऊपर हुआ है तो वो है शिक्षा का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं और सिर्फ एक ही तरीका है पढ़ने का, और वो है आपके ऑनलाइन, या जिसको अपन कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। वर्तमान में या लॉकडाउन से पहले अगर अपन बात करें तो राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में भर्तियाँ निकाल चुकी हैं। जैसे आपको पता होगा पटवार, आपको पता होगा पुलिस कांस्टेबल, और आपको पता होगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने 31,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती जो रिट के माध्यम से की जाएगी उसकी भी घोषणा कर रखी है। तो इसको देखते हुए उदयपुर के कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टरों ने मिलकर ये तय किया कि हम विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम दिया गया यूसीए उदयपुर कोचिंग एसोसिएशन। इस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा और आप तक इस शिक्षा पद्धति को लेकर जाएगा। हम यहाँ पर व्याख्यान पद्धति बोर्ड के माध्यम से अपने विभिन्न टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं विपुल राजपुरोहित पिछले लगभग 5 वर्षों से कोचिंग संस्थानों पर इतिहास पढ़ाता आ रहा हूँ, और अपन यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। मित्रों, राजस्थान का इतिहास जो है वो आपके पुलिस कांस्टेबल हो, रिट सेकेंड लेवल हो, आपके फर्स्ट लेवल हो, आपके पटवारी हो, या आपके ग्राम सेवक को, जितनी भी भर्तियां हैं उस सभी में सम्मिलित रूप से ये आपका आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक पाठ्यक्रम का ये हिस्सा है। बात करते हैं मित्रों, सिलेबस से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आएंगे और अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपन को इसको पढ़ना चाहिए। बात करते हैं मित्रों राजस्थान के इतिहास की। सुनना ध्यान से आप लोग। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास का जो पहला टॉपिक है अपने पास में, उसको अपन कहते हैं सभ्यताएं। आपको पता होगा मानव या इंसान पैदा हुआ, जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था, नंगा घूमता था, इधर से उधर भटकता था। धीरे धीरे 2 पत्थर टकराए, अग्नि का आविष्कार हुआ, उसने पकी हुई चीजें खाना शुरू किया, धीरे धीरे उसने धातु की खोज की, धीरे धीरे उसने खेती प्रारंभ की। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने आदिम रूप से एक जनजाति के रूप से निकल कर आया और धीरे धीरे वो सिविलाइज्ड हुआ, वो सभ्यता में आया, वो नगरों के अंदर रहने लगा। इस पूरे घटनाक्रम को अपन सभ्यताओं के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हिंदुस्तान की जो पहली सभ्यता हुई थी उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको अपन कहते हैं, या जिसको अपन कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसको क्या कहा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे निदेशक सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन निदेशक थे, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सानी ने 1921 के अंदर इस सभ्यता की खोज की थी। जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र थे इस सभ्यता के, वो पार्टीशन के बाद में, वो विभाजन के बाद में कहाँ चले गए? पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान के अंदर। जैसे आपने नाम सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपको पता होगा इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। बाद में लगभग 1950 के बाद में हिंदुस्तान के अंदर इस सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों की खोज शुरू हुई और उसमें बहुत सारे राजस्थान के अंदर क्षेत्र निकले। अपन को वही पढ़ना है, अपने वही टॉपिक के अंदर आते हैं सभ्यताओं के अंदर। जैसे आपने नाम सुना होगा पहला कालीबंगा, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बताया है। पहली कौन सी है? हड़प्पा, दूसरी कौन सी है? मोहनजोदड़ो, और तीसरी कौन सी है? कालीबंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कह रहे हैं। तो कालीबंगा अपन को पढ़ना है। वर्तमान कौन से जिले में आता है? हनुमानगढ़ जिले में आता है। बंगा, बंगा जो ये शब्द है, ये पंजाब के अंदर चूड़ी को कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है काली चूड़िया, कालीबंगा का। इसके बाद में अपना महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, तो अपन बात करते हैं आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, वो अपन को पढ़ना है। इसके बाद में अपना आता है जैसे गणेश्वर, ये कहाँ है? तो सीकर के अंदर है, वो अपन को पढ़ना है। इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर, उस टॉपिक को अपन किसमें पढ़ेंगे? सभ्यताओं के अंदर में पढ़ेंगे। सभ्यताएं जब अपनी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में अपन पढ़ते हैं
राजवंश। क्या पढ़ते हैं? राजवंश। मैं फिर से याद दिला दूं मित्रों आपको, मैं सिलेबस या पाठ्यक्रम से ऊपर लेकर जाऊंगा और बाद में अपने टॉपिक के ऊपर आऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। राजवंश के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो राजवंश, कौन कौन से राजवंश है वर्तमान के अंदर, तो उसकी बात करेंगे। जैसे मेवाड़, मेवाड़ में कौन सा है, तो गुहिल या सिसोदिया। फिर अपन जाते हैं जैसे मारवाड़, तो मारवाड़ में कौन सा है, राठौड़। अब इसी मारवाड़ के राठौड़ों की एक शाखा कहाँ चली गई, राव बीकाजी के नेतृत्व में बीकानेर, और एक चली गई किशन सिंह जी के नेतृत्व में किशनगढ़। तो ये भी अपन को पढ़नी है। इसके बाद जैसे अपन जाते हैं तो आगे आता है अपना आमेर। आमेर में कौन सा राजवंश है, तो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये क्या कहलाए थे, कछवा कहलाए थे। तो कौन सा वंश हो गया अपना, कछवा। फिर जैसे अपन बात करते हैं शाकंभरी, या जिसको अपन कहते हैं सपादलक्ष, या जिसको अपन सांबर भी कहते हैं। सांबर झील का नाम आपने सुना होगा, खारे पानी की झील है। इसके आसपास में एक राजवंश पैदा हुआ जिसका नाम है चौहान वंश। बाद में ये कहलाया अजमेर के चौहान। इसकी एक शाखा जाती है आपके रणथंबोर। इसी की एक शाखा जाती है आपके बाद में जालोर, और एक शाखा होती है आपकी नाडोल, और एक शाखा जाती है आपकी सिरोही। चौहान पढ़ने अपन को। इसके बाद में मेवाड़ के गोहिल पढ़ने, मारवाड़ के राठौड़ पढ़ने, आमेर के कछवा पढ़ने, सांबर के चौहान पढ़ने। उसके बाद में जैसलमेर की आपकी भाटी रियासत या भाटी वंश पढ़ना अपन को। राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य मुख्य रियासतें हैं, झालावाड़ के झाला थे, उनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। तो इन राजवंशों के बारे में अपन को पढ़ना है। इसमें कौन कौन से राजा हुए थे, उन राजाओं ने कौन से युद्ध लड़े, उन्होंने क्या कार्य किए। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान के एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने महाराणा प्रताप, मेवाड़ के गोहिल वंश से थे। राजस्थान के हर एक एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, एक क्वेश्चन महाराणा प्रताप से पूछा जाता ही है। जैसे भारत के इतिहास में महात्मा गांधी से पूछा जाता है, उसी प्रकार से राजस्थान के इतिहास में किससे पूछेगा, वो महाराणा प्रताप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इन राजवंशों के बारे में टोटल अपन को कंप्लीट पढ़ना है। जब ये राजवंश अपन पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन आधुनिक राजस्थान के इतिहास की तरफ आते हैं। सुनना ध्यान से मित्रों, आधुनिक राजस्थान के इतिहास में क्या होता है तो देखना। आज से 100-150 वर्ष पूर्व, 100-150 वर्ष पूर्व मतलब जब अंग्रेजों का शासनकाल था भारत पर, उस समय जो घटनाएं हुई, जो स्वतंत्रता संग्राम हुए, जो अपन लड़े उनसे, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले अपन ने कौन सा स्वतंत्रता संग्राम करा, तो आपको याद होगा, मैं आशा करता हूं आपने क्रांति का नाम सुना होगा, 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। सुमित्रा नंदन पंत की बहुत ही फेमस एक कविता भी है, जैसे आपने सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाल ही में तात्या टोपे जी का जन्मदिन भी आया था 19 जुलाई के दिन, आपने सुना होगा। बाद में 8 अप्रैल 1857 को ग्वालियर के किले में उनको अंग्रेजों ने क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। तो इन सब के बारे में भी अपन को पढ़ना है। इस क्रांति में राजस्थान से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई थी तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। क्रांति के बाद में आधुनिक राजस्थान के अंदर आपका जो अगला टॉपिक आता है, उसकी अपन अगर बात करें तो वो है आपके प्रजामंडल आंदोलन। कौन से आंदोलन? प्रजामंडल आंदोलन। संधि विच्छेद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रजामंडल यानी प्रजा का मंडल, प्रजा के लिए चलाया गया आंदोलन, प्रजा का शासन स्थापन करने के लिए या उत्तरदायी शासन के लिए चलाया गया आंदोलन, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है एकीकरण। सुनना मित्रों, एकीकरण वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान कैसे आया। पहले जब अपन 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, पहले जिले नहीं हुआ करते थे, पहले इस प्रकार का राजस्थान नहीं था, पहले इसको राजपूताना कहते थे। तो ये राजपूताना कैसे राजस्थान बना,
कैसे उन रियासतों का विलय हुआ, किस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य में अपन 1 नवंबर 1956 के दिन आए। इस पूरे घटनाक्रम को 7 चरणों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। उस टॉपिक को अपन क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। तो ये 3 टॉपिक अपन को आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर पढ़ने हैं। और बाद में एक अंतिम टॉपिक आपका आता है जिसको अपन कहते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। क्या कहते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व यानी राजस्थान में कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध राजा हुए, कौन कौन से मुख्यमंत्री हुए, कौन कौन से आपके राज्यपाल हुए, उन्होंने क्या फेमस कार्य किए, वो सारे के सारे पढ़ने हैं, जिसको अपन प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर पढ़ते हैं। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंदर आपका सम्मिलित रूप से आता है, चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल हो, चाहे आपके रिट हो, सब में ये सिलेबस आपका कंटिन्यू इसी प्रकार से चलता है। मित्रों, ये आपका था पाठ्यक्रम। अब अपन बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है राजवंश। तो मैं मानता हूं कि अपन को राजवंश से शुरुआत करनी चाहिए, उस बड़े टॉपिक को खत्म करना चाहिए, बाद में अपन अन्य टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मित्रों, मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने पहले टॉपिक की, राजवंश के बारे में। बाद में धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक को आगे लेकर चलते चलते अपने इस पाठ्यक्रम को समाप्त करेंगे। सुनना मित्रों ध्यान से। बात करते हैं अपन राजवंशों। चूंकि मैं आपको विभिन्न राजवंशों के बारे में बता चुका हूं, कौन कौन से राजवंश थे, जैसे मेवाड़ के, मारवाड़ के, चौहानों के बारे में बताया, मैंने आपको आमेर के बारे में बताया। आज अपन इस यूसीए प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और अपन उदयपुर की धरा पर खड़े हैं, अपन मेवाड़ के अंदर खड़े हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस महाराणा प्रताप की कर्मभूमि से सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊं या किसी व्यक्ति की बात करूं, किसी व्यक्तित्व की बात करूं, तो स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की क्यों ना बात करें, उन्हीं के इस राजवंश को क्यों ना पढ़े। तो अपन सबसे पहले महाराणा प्रताप की इस भूमि पर खड़े हुए मैं मेवाड़ राजवंश को आपको पढ़ाना चाहूंगा अपने तरीके से, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, शुरुआत करते हैं अपन मेवाड़ राजवंश से। सुनिएगा आप ध्यान से। राजवंश के अंदर मेवाड़ राजवंश। सुनना मित्रों, कोई भी राजवंश होता है तो उसका एक क्षेत्र होता है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। जैसे 3rd ग्रेड में पूछा था, राजसमंद जिले से पूछा गया था एक क्वेश्चन कि चौहानों का मूल क्षेत्र क्या है। अजमेर भी ऑप्शन में था, उसमें आपका जालोर भी था, उसमें आपका रणथंभौर भी था, और एक ऑप्शन था आपका सपाद लक्ष्य। सांबर को ही प्राचीन समय में साकंबरी कहते थे, उसी साकंबरी को प्राचीन समय में सपाद लक्ष्य कहते थे। सपाद लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। तो उसके आसपास में एक जाति हुई थी चाहमान जाति, और उसी चाहमान जाति को बाद में क्या कहा गया, चौहान। तो उसका सही अर्थ उत्तर क्या हो जाता है, सपाद लक्ष्य। तो गुहिलों की मूल क्षेत्र कौन सा है उसकी अपन बात करते हैं, और बाद में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो मेवाड़ राजवंश की अपन बात कर रहे थे। मेवाड़ में राजवंश है गुहिल राजवंश, और मेवाड़ जो है वो किन जिलों से बना है, ध्यान से सुनना मित्रों। पहला जिला आपका आता है मेवाड़ के अंदर राजसमंद, फिर आपका आता है उदयपुर, फिर आपका आता है चित्तौड़गढ़, और फिर आता है दक्षिणी भीलवाड़ा या भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग। इन चारों को मिलाकर अपने क्या हो जाता है, मेवाड़ बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मूल क्षेत्र। अब सुनना मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनना। एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे से पूछा। एग्जामिनर ने क्या पूछा, सुनना ध्यान से। एग्जामिनर ये पूछता है एलडीसी के एग्जाम में कि मेवाड़ जो है इसको जनपद काल में क्या कहते थे, कौन सा काल है। तो पहले यहां मैं नोट डाउन कर लेता हूं, जनपद काल। सुनना मित्रों, मेवाड़ को जनपद काल में क्या कहते थे। तो सबसे पहली बात तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जनपद काल होता क्या है, उसकी बात करेंगे, फिर आएंगे कि मेवाड़ को जनपद काल में क्या कहते थे। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आपका भारत मान लीजिए आप, ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। मैं आपको थोड़ी देर पहले अभी क्लियर कर चुका हूं कि हिंदुस्तान की पहली जो सभ्यता हुई थी वो कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसकी 6 सहायक नदियां और हैं भारत के अंदर, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज, आपने नाम सारे सुने होंगे। इसके आसपास में सभ्यता का विकास हुआ।
सभ्यताएं सारी की सारी नदी घाटी के पास में ही हुई। क्यों हुई? क्योंकि किसकी आवश्यकता होती थी? पानी की आवश्यकता होती थी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए नदी घाटी के आसपास में हुई। और भारत की पहली सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सुनना ध्यान से अब इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, इसका काल माना जाता है C14 कार्बन पद्धति के अनुसार। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले, या जिसको अपन BC भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या जिसको अपन AD भी कहते हैं, एलो डोमिनी। ठीक है। तो अब 2300 से 1750 तक ये सभ्यता चली। बाद में अचानक ये सभ्यता विलुप्त हो गई और 1921 में अपन ने इसको खोजकर निकाला। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सुनना मेरी बात ध्यान से, माइनर है, सुनना। अब बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि ये सभ्यता जो है वो किसी महामारी के कारण बंद हुई। कोई कहता है कि यहाँ पर कोई रोग फैल गया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सब ने अपने अपने हिसाब से इसके अलग अलग कारण बताए। अब आप सुनना ध्यान से मेरी बात। मैक्स मुलर साहब ने एक सिद्धांत दिया था जो सर्वमान्य सिद्धांत है। उन्होंने एक जाति का नाम बताया जिसका नाम है आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सबसे अच्छा या अति उत्तम। आर्य एक जाति का नाम है। जो मैक्स मुलर साहब ये कहते हैं कि आर्य आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए? मध्य एशिया से। ठीक है। अब मध्य एशिया से ये आते हैं और इन्होंने कहां आक्रमण किया? सिंधु घाटी सभ्यता पर। अब आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया। ऐसा कौन कहता है? मैक्स मुलर जी कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इन्होंने इसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। अब ये यहां पर रहने लगे। कौन रहने लगे? आर्य रहने लगे। और आर्यों ने यहां पर 4 वेद लिखे। कितने वेद लिखे? 4 वेद। सिंपल सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, जिसको अपन फॉलो करते हैं, जिसमें अपने धर्म की बातें लिखी हुई है। उसको किसने लिखा था? आर्यों ने लिखा था। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? आर्याव्रत कहते हैं भारत को। और भारतीयों को क्या कहते हैं? तो भारतीयों को आर्यपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्यपुत्र। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आर्यों ने 4 वेद लिखे। अब इस वेद लिखने के कारण इस सभ्यता को मैं कहता हूं वैदिक सभ्यता। क्या कहता हूं? वैदिक सभ्यता। क्यों कहता हूं ऐसा? क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? वेद लिखा है। अब इस वैदिक सभ्यता को मैंने 2 भागों में बांटा है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों। इस वैदिक सभ्यता को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 BC और 1000 से 500 BC। ठीक है। अब पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वेद लिखा गया था। कौन सा वेद? ऋग्वेद। बाकी तीनों वेद कब लिखे गए? उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखे गए। तो इसको पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। सिंपल सा पूछा था, ध्यान से सुनना मित्रों। रिट का जो पिछला एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान कहां पर था। और उससे पहले जो हुआ था 2017-16 जब भी हुआ होगा, उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व वैदिक काल के अंदर आर्यों का निवास स्थान क्या था। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मित्रों। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। जैसे ये जम्मू कश्मीर है, यहां से सिंधु नदी बहती है। 6 सहायक नदियां हैं, तो टोटल हो गई 7। तो इस क्षेत्र को कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि पूर्व वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान क्या था, तो आप क्या सही करेंगे? सप्त सैंधव प्रदेश। 4 ऑप्शन थे। पहला था सप्त सैंधव प्रदेश, दूसरा था गंगा दोआब क्षेत्र, तीसरा था राजस्थान, चौथा हो सकता है भले उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे? सप्त सैंधव प्रदेश। अब मेरी बात ध्यान से सुनाओ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी मोहल्ला, कोई भी शहर अगर एक जगह पर स्थापित है, तो आपको पता है कि धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, धीरे धीरे उसकी जनसंख्या बढ़ती है। जैसा आज आपका गांव है वैसा आज से 25-30 साल 50 साल पहले नहीं था। जैसा आज उदयपुर है ऐसा आज से 50 साल पहले उदयपुर नहीं था। इसका एरिया बढ़ गया, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई। सिंपल सी बात है, हर एक परिवार की बढ़ती है, हर व्यक्ति की बढ़ती है। अब सुनना मेरी बात मित्रों। अब यहाँ पर आर्य रह रहे हैं। यहाँ पर का मेरा मतलब है कि सिंधु नदी वर्तमान पाकिस्तान के अंदर बहती है। यहाँ पर आर्य रह रहे हैं, तो आर्यों की पॉपुलेशन बढ़ी।
तो आर्य इस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ यानी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा की तरफ आर्य गमन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सुनना। सभ्यताएं नदी घाटी के आसपास में होती थी। अगर आप पाकिस्तान से आगे जाओगे तो बलूचिस्तान आएगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे तो अरब कंट्रीज आएगी, कुवैत आएंगे, अफगानिस्तान आएंगे, सारे के सारे देश आएंगे। और आपको पता है कि ये सारे देश कैसे हैं, ये रेगिस्तानी प्रदेश है, यहाँ पर पानी की इतनी मात्रा नहीं है। और प्राचीन समय में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, कोई घर पे नल नहीं आते थे, नदियों के आसपास में ही लोग रहते थे। तो आर्य इस तरफ नहीं बढ़े, यानी उत्तर दिशा की तरफ नहीं बढ़े। आर्यों का बढ़ाव या आर्यों का फैलाव पूर्व दिशा की ओर हुआ। कौन सी दिशा की ओर हुआ, पूर्व दिशा की ओर। फर्स्ट ग्रेड 2015 या 16 जो हुई थी, हिस्ट्री के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से आर्यों के पूर्व में बढ़ने के कारण हैं। 3-4 ऑप्शन थे उसमें से। तो मित्रों आप ध्यान रखना, सबसे बड़ा कारण क्या था, पानी का। अब जब वो इस तरफ बढ़े तो 2 नदियां आती हैं, एक तो बहती है गंगा और एक बहती है यमुना। बहती कि नहीं बहती। तो वो इस तरफ बढ़े और यहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। आपको पता है कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। क्या कहते हैं, दोआब। तो पिछले रेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का या वैदिक आर्यों का निवास स्थान क्या था। तो आप आंख बंद करके उसको करेंगे गंगा दोआब क्षेत्र। क्या करेंगे, गंगा दोआब क्षेत्र। अब ये तो बात हो गई आर्यों की, और मैं आशा करता हूं आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब आर्य आगे बढ़े, यहां रहने लगे। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी तो इनके समाज में डिवाइडेशन हुआ। कैसे हुआ, सुनना। जैसे आज अपन रहते हैं, आज अपने घर पे अपन रहते हैं, तो अपना एक परिवार है, परिवारों को मिलकर अपना एक गांव बनता है, गांवों को मिलकर अपनी तहसील बनती है, और तहसीलों को मिलकर अपना जिला बनता है, जिलों को मिलकर राज्य, और राज्यों को मिलकर क्या बन गया, भारत देश बन गया। तो उसी प्रकार से इनके अंदर भी डिवाइडेशन थे, और जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी उसको ये कहते थे कुल। क्या कहते थे, कुल। कुल यानी वही अपना कुटुंब हो गया, वही अपना क्या हो गया, परिवार हो गया। सुनना मित्रों, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, कुल यानी परिवार, या फिर इसको अपन कहते हैं कुटुंब। सबसे बड़ी इकाई होती थी जनपद। क्या होती थी, जनपद। जनपद। अब ये जो शब्द आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था आपके सामने। मैंने आपको कहा था कि मेवाड़ को जनपद काल में क्या कहते थे। अब जनपद काल का संबंध आप किससे निकालेंगे, वैदिक सभ्यता से। 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में भारत के अंदर क्या हुई थी, वैदिक सभ्यता हुई थी। इसके अंदर यानी वो आपसे इस पूछ रहा है कि इस जनपद काल के अंदर मेवाड़ को क्या कहा जाता था। तो याद रखना मित्रों, इस जनपद काल में इस मेवाड़ को कहते थे शिवी। क्या कहते थे, शिवी। क्या कहते थे, शिवी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। शिवी, शिवी ये पूरा क्षेत्र कहलाता था। इसकी राजधानी क्या थी, तो नगरी। वर्तमान में कहां है, तो माध्यमिका चित्तौड़। ये इसकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। तो जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे, शिवी कहते थे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसके बाद में क्या कहने लगे, तो प्रागवाट। प्रागवाट सिंपल सा है, आप अगर इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो प्रागवाट यानी प्राग प्लस वाट यानी पथरीला क्षेत्र। यानी प्राग का मतलब होता है पत्थर और वाट का मतलब होता है क्षेत्र। तो पथरीला क्षेत्र था, इसलिए इसको क्या कहने लगे, प्रागवाट। पहले क्या कहते थे इसको, शिवी। बाद में यहां पर एक जाति रहती थी मेव जाति, या अपन इसको क्या कहते हैं, मेर जाति। मेव या मेर जाति के रहने के कारण ये कहलाने लगा मेद पाट। क्या कहलाने लगा, मेद पाट। और इसी मेद पाट का अपभ्रंश होकर या इसी मेद पाट को बदलकर जो नया शब्द बना उसको अपन क्या कहते हैं, मेवाड़। क्या कहते हैं, मेवाड़। तो ये था मित्रों मेवाड़ के क्षेत्र का इतिहास, या मेवाड़ का नामकरण इस प्रकार कैसे हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको सिलेबस बताया था, उसके बाद में मैंने आपको राजवंश टॉपिक लिया, और मैं पहला टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कौन सा राजवंश है, मेवाड़ राजवंश। ध्यान से सुनना, मेवाड़ कोई भी क्षेत्र होता है तो उस राजवंश का मूल क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, उसका राजवंश का स्थान कहेंगे। तो मेवाड़ 4 जिलों से मिलकर बना है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी भीलवाड़ा।
क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे, तो मैं आपको बता चुका हूं जनपद काल क्या होता है। सिंधु घाटी सभ्यता पर जब आर्यों ने आक्रमण किया, आर्यों ने उसे नष्ट कर दिया, धीरे धीरे आर्य वहां रहे, तो आर्यों ने कितने वेद लिखे, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए उस सभ्यता को भारत के इतिहास में क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता का वहां पर विकास हुआ, अब वैदिक सभ्यता वहां पर बनी, धीरे धीरे आर्य वहां से आगे बढ़े, तो उत्तर वैदिक काल में कहाँ रहने लगे, गंगा दोआब क्षेत्र में, और पूर्व वैदिक काल में कहाँ रहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश के अंदर। इनके समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल या परिवार, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो कौन सी थी, आपके जनपद। और इसी जनपद काल के अंदर बाद में आपको पता होगा कि टोटल महाजनपद बने, यानी बड़े राज्य बने। टोटल हिंदुस्तान में कितने थे, 16। उस काल को क्या कहते हैं, 16 महाजनपद काल। तो ये जो जनपद थे, इस जनपद काल में मेवाड़ को क्या कहते थे, शिवी कहते थे। क्या कहते थे, शिवी। बाद में इसको क्या कहने लगे, प्रागवाट। प्रागवाट यानी प्राक प्लस वाट, यानी पत्थर का क्षेत्र। बाद में इसको क्या कहने लगे, बाद में यहाँ पर एक जाति रहती थी, कौन सी जाति, मेव या मेर जाति। तो मेव या मेर जाति के रहने के कारण इसको क्या कहने लगे, मेदपाट। और इसी मेदपाट का अपभ्रंश होके क्या बन गया, मेवाड़। ये था मेवाड़ क्षेत्र का, ये था मेवाड़ शब्द का इतिहास। तो मित्रों, इस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर मैं आपको पूरे मेवाड़ के बारे में बताऊंगा। धीरे धीरे अपन सिलेबस के ऊपर बढ़ेंगे। आशा करता हूं इस कोरोना के संकट से आप जूझते हुए बाहर आएंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी आशा के साथ आपका विपुल राजपुरोहित। थैंक यू वेरी मच।